दोस्तों, आप जुड़ चुके हैं सहस्त्र एकेडमी से और आज हम कलचुरी काल के पार्ट 2 में को देखेंगे। अब देखते हैं हम पृथ्वीदेव दूती के बारे में। तो इनके एक सामंत थे पृथ्वीदेव दूती के जगतपाल। जगतपाल ने राजीव लोचन मंदिर का जीर्णोद्धार कराया। राजीव लोचन मंदिर जिसका निर्माण जो है नलवंशीय शासक विलास तुंग द्वारा किया गया था। साम्राज्य विस्तार के बारे में यदि देखें तो एक इनके सामंत थे ब्रह्मदेव और इनके साथ मिलकर के ये क्या किए थे, एक शासक हुए जटेश्वर। और ये जटेश्वर कौन थे? अनंत वर्मन के पुत्र थे। उनको इन्होंने पराजित किया। और इसके बाद जो है चक्रकोट, जिसको अभी वर्तमान में चित्रकूट बस्तर जिले के अंतर्गत आता है, वहां पर भी इन्होंने गंग राजाओं को पराजित किया। और इन्होंने सहरागढ़, जिसको वर्तमान में क्या बोलते हैं, सारंगगढ़ कहते हैं, और मेच का सिहावा क्षेत्र जो कि धमतरी के आसपास का क्षेत्र है, उसके अलावा जो है कांदा डोंगर, काकराय जो वर्तमान में कांकेर के नाम से प्रसिद्ध है, वहां तक इन्होंने अपने साम्राज्य का क्या किया था, विस्तार किया था। और सर्वाधिक जो है यदि देखेंगे विस्तार जो है कलचुरी काल में इन्हीं के शासन काल में साम्राज्य का हुआ था। और इसकी जानकारी हमें राजिम जो शिलालेख है वहां पे मिलती है। सर्वाधिक यदि अभिलेख बोले कलचुरी काल में किन राजाओं का या किस राजाओं का सर्वाधिक अभिलेख मिले हैं, तो वो भी पृथ्वीदेव दूती के लगभग इनके 13 जो हैं शिलालेख प्राप्त हुए हैं। इन्होंने स्वर्ण और तांबे के सिक्के भी जारी किए हैं। इसके बाद निर्माण कार्य देखेंगे तो इन्होंने रतनपुर के किले में क्या है, गज किला, गज किले का क्या किया था, इन्होंने निर्माण किया। और इस किले में क्या था कि रावण की जो प्रतिमा है उसको क्या दिखाया गया, अपना स्वयं का जो है सिर काटते हुए दिखाया गया है। इनके शासनकाल में इनके एक सामंत वल्लभराज, उन्होंने खारंग झील का निर्माण कराया और खड़क तालाब का निर्माण भी इनके द्वारा कराया गया था, याद रखिएगा। और इनके सामंत जो है ब्रह्मदेव ने क्या किया, संबलपुर में नरसिंह मंदिर, नरसिंहनाथ मंदिर, और नारायणपुर जो वर्तमान बलौदा बाजार जिले में स्थित है, वहां पे धूर्जरी मंदिर और डूमर महल का इन्होंने निर्माण कराया। इसके बाद इनके सेनापति जगतपाल, जगतपाल के बारे में ऐसी मान्यता है या जगतपाल के बारे में यह उल्लेख मिलता है कि ये उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जो जिला है वहां के एक गांव है बड़हा गांव, वहां के ये क्या है, रहने वाले हैं। इसके बाद आगे देखते हैं जाजलदेव दूती के बारे में देखते हैं। इनकी जो उपाधि थी तुमाड़ अधिपति की इन्होंने उपाधि धारण किया था। इसके बाद इन्होंने चंद्रचूड़, शिव चंद्रचूड़ जो मंदिर है वो शिवरीनारायण में इनके शासनकाल में बना था। और बनाने वाले कौन थे, अल्हड़ देव या कल्हड़ देव या उल्हड़ देव, इन नामों से इनका मंदिर का निर्माण कराने वाले का नाम मिलता है। केदारेश्वर महादेव मंदिर जाजलदेव दूती के शासनकाल में बना और इसको बनाने वाले एक सोमराज नाम का जो ब्राह्मण है उन्होंने इसका निर्माण कराया था। ये मल्हार में स्थित है और मल्हार जो है बिलासपुर जिले में है। इनके शासनकाल में त्रिपुरी के जो शासक थे जय सिंह, उन्होंने क्या किया, रतनपुर राज्य पर आक्रमण किया। और यह जो युद्ध है वो पूछा जाता है बार बार, शिवरी नारायण के समीप हुआ। और शिवरी नारायण के समीप युद्ध करते हुए जो अल्हड़ देव जिन्होंने क्या, चंद्रचूड़ मंदिर का जिन्होंने निर्माण कराया, उनका क्या हुआ था, वो इनकी सहायता किए जाजलदेव दूती के और वो शहीद हो गए। इसको याद रखना है आपको। अगला है आपका जगतदेव, जाजलदेव दूती के ये जगदेव या जगतदेव जो है जाजलदेव दूती के बड़े भाई थे। और जब इनका शासन जब इनको सौंपा जा रहा था तब इन्होंने शासन स्वीकार ना करते हुए निर्णय लिया कि अपने छोटे भाई एवं योग्य जो है जाजलदेव को इन्होंने गद्दी पर बैठा दिया। लेकिन जैसे ही उनकी मृत्यु हुई, मृत्यु के बाद चारों ओर अशांति फैलने लगी और उस अशांति व्यवस्था को शांति व्यवस्था बनाने के लिए ये फिर से गद्दी पर बैठे और रतनपुर क्षेत्र में शांति की स्थापना किए। इसके बाद आते हैं रत्नदेव तृतीय के बारे में। इन्होंने क्या किया था, लक्ष्मणेश्वर मंदिर जो है खरौद में, इनके एक सेनापति थे गंगाधर
राव उन्होंने क्या किया, लक्ष्मणेश्वर मंदिर का निर्माण खरौद में कराया और इन्होंने रतनपुर में भी एक मंदिर का निर्माण कराया जो लखनी देवी मंदिर या एक वीरा देवी के मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। इसके बाद रतनपुर में ही इन्होंने क्या किया था, पूरा राती शिव मंदिर का भी इन्होंने निर्माण कराया और इनके काल में एक बहुत ज्यादा सूखा या बहुत भयानक अकाल पड़ा था। इसके बाद हम चलते हैं अगले राजा की ओर। अगले राजा थे प्रतापमल। प्रतापमल के बारे में इन्होंने क्या किया था, तांबे के गोल चक्राकार और षटकोणीय सिक्का इन्होंने जारी किया था। इनके समय में जसराज और यशोराज नामक दो जो हैं इनके सामंत हुआ करते थे। इनके ताम्रपत्र 3 जगहों से मिलता है। पहला आता है पेड्रा बंद या पेंड्रा बंद और दूसरा बिलाईगढ़ और तीसरा जो है इनका कलचुरी संवत का इन्होंने अंतिम बार प्रयोग किया था। इसको याद रखना है, प्रतापमल ने कलचुरी संवत का अंतिम बार जो है प्रयोग किया था। प्रतापमल के बाद में अंधकार युग कहलाता है। 200 वर्षों का जो इतिहास है वो उसकी स्पष्ट जानकारी हमको नहीं मिलती है। हमें परीक्षा की दृष्टि से भी वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। इसके बाद अगले जो शासक मिलते हैं वो आते हैं बहरेंद्र शाह। इसको बहुत ज्यादा ध्यान में रखना है आपको। 1480 से 1544 ईस्वी तक का इन्होंने क्या किया था। इनके समय में क्या हुआ, मुस्लिम आक्रमण लगातार होने लग गए। अब मुस्लिम आक्रमण से भयभीत होकर के ये क्या किए थे, जो राजधानी थी रतनपुर, वहां से इन्होंने राजधानी को अपना शिफ्ट कर लिए। कहां पे, कोसगई क्षेत्र में। और कोसगई छुरी क्षेत्र में अपना जो है नया राजधानी बसाए और वहीं पर इन्होंने क्या किया, अपने जितने भी राजकोष है वो वहां लेकर के चले गए और उन्होंने वहां पे कोषागार का निर्माण भी कराया। बहरेंद्र शाह बाहर ही ले गए अपनी राजधानी को। और कोसगई मंदिर, वहां पे 2-3 मंदिरों का निर्माण, उसमें से याद रखिएगा आपको, कोसगई मंदिर छुरी कोरबा में और चैतुरगढ़ का किले का इन्होंने निर्माण कराया। और देखेंगे तो इनके शासन काल में ही एक जो जमींदारी जो क्षेत्र था वो बिसई ठाकुर बिंझवार को सोना खान की जमींदारी दे दिए। वो बहरेंद्र शाह के समय में ही ये बिंझवार जो है इनको बिसई ठाकुर बिंझवार को सोना खान का जमींदारी दिया गया था। इसके बाद अगला जो है कल्याण शाह, ये 1544 से 1581 ईस्वी में इनका शासनकाल है। और ये जहांगीर ने इन्हें क्या था, 8 वर्षों के लिए इनको जो है कल्याण शाह को क्या किया गया था, नजरबंद कर दिया था। ये गोपल्ला गीत के अनुसार है। लेकिन जो तुजुक ये बाबरी है, तुजुके सॉरी जहांगीरी है, उनके अनुसार क्या है, इनके जो पुत्र है परवेज जो परवेज हो गए, वो कल्याण शाह को क्या कर दिए थे, बंदी बना करके दिल्ली दरबार लेकर के गए थे। फिर बाद में गोपाल शाह के द्वारा, गोपाल शाह एक पहलवान थे और वो उन्होंने उनको छोड़ा करके वापस लाए। और कल्याण शाह एवं मंडला के क्या है राजस्व अधिकारी विवाद हुआ। उसके परिणाम स्वरूप क्या है, कल्याण शाह को अकबर ने अपने दरबार में, बाद में अकबर ने उसको अपने दरबार में बुलाया और 8 वर्षों तक रखा। ये 2 अलग अलग मत है, इसको याद रखिएगा। पहला मत बाबू रेवाराम के अनुसार कि कल्याण शाह किसके दरबार में थे, अकबर के दरबार में गए, ये बाबू रेवाराम कहते हैं। जबकि ये तुजुक जहांगीरी में लिखा गया है कि कल्याण शाह जहांगीर के शासनकाल में उनके दरबार में थे। और कल्याण शाह के बारे में एक निर्विवाद जो सत्य सामने आता है कि 8 वर्षों तक ये मुगल सम्राट के दरबार में उपस्थित थे। उसके बाद इन्होंने राजस्व सुधार के संबंधी देखेंगे तो जामाबंदी कल्याण शाह का प्रणाली जो है, जामाबंदी प्रणाली की इन्होंने शुरुआत की। और कालांतर में ब्रिटिश अधिकारी जो इसी जामाबंदी के आधार पर इस प्रदेश को 36 गढ़ों में विभाजित किए थे। कुछ जो है प्रमुख जो पुस्तक जो है इनसे संबंधित जो है इतिहास शिवदत्त शास्त्री का इतिहास समुच्चय जो अप्रकाशित है, ठीक है। इसको केवल आप बाकी चीज को ध्यान ना रखें, केवल इतना याद रखिएगा, शिवदत्त शास्त्री की एक पुस्तक क्या है, इतिहास समुच्चय है। इसके बाद अगले जो आएंगे तखत सिंह 1685 से लेकर के 1689 तक। यह औरंगजेब जो है के समकालीन जो है शासक थे। कौन, तखत सिंह। और इन्होंने तखतपुर नाम का नगर
भी बसाया था। जब शिवाजी आगरे के किले से भागे थे तो उस समय घने जंगलों से होते हुए कहाँ, रतनपुर, रायपुर, चंदरपुर, इन क्षेत्रों से होते हुए गए थे। तो ऐसा माना जाता है कि शिवाजी कुछ समय का जो प्रवास है वो रतनपुर में था। इसके बाद इनके जो है तखत सिंह के 3 भाई थे कि सरदार सिंह, बखत सिंह और रघुनाथ सिंह। पंडित शिवदत्त शास्त्री के रतनपुर का जो इतिहास समुच्चय के अनुसार क्या है, तखत सिंह जो है वो उनके पुत्र नहीं थे, पुत्र विहीन थे, और उन्होंने अपने स्त्री का नियोग करा करके क्या है, एक पुत्र उत्पन्न कराया जिसका नाम राज सिंह था। इसके बाद जो आएगा आपका अगला जो है सरदार सिंह, तो ये जो है सरदार सिंह के राज सिंह के चाचा थे, जो उनके मृत्यु के बाद में रतनपुर के सत्ता पर बैठे। और इनके पश्चात, इनकी मृत्यु के पश्चात में कौन भाई, रघुनाथ जो सिंह है वो गद्दी पर बैठे। और जब रघुनाथ सिंह बैठे उस समय उनकी जो उम्र है वो लगभग 60 वर्ष थी। अब देखते हैं रघुनाथ सिंह को, याद रखिएगा रघुनाथ सिंह 1741 ईस्वी में क्या है, भोसले शासक जो रघुजी जो प्रथम हुए उनके जो है सेनापति भास्कर पंत ने क्या किया था, छत्तीसगढ़ पर आक्रमण किया और रतनपुर राज्य की सेना की जो बागडोर है वो क्या किया था, मराठों की सेना, इन दोनों के बीच में रतनपुर सेना और जो मराठों की जो सेना है उनके बीच में कोई भी युद्ध नहीं हुआ। रघुनाथ सिंह ने अपना जो है समर्पण, आत्मसमर्पण कर दिया था और ये कलचुरियों का आधिपत्य क्या हो गया, पतन हो गया। और जो है यहां से कलचुरियों के जो अंतिम जो शासक थे वो कौन थे, रघुनाथ सिंह थे, जबकि मराठों के अधीन जो है अंतिम शासक कौन है, मोहन सिंह थे। इसको ध्यान में रखना है आपको। अगले जो शासक आएंगे आपके अंतिम जो शासक है कलचुरी वंश के, ये मराठा जो है अधीन जो है अंतिम शासक जो है कलचुरी शासक कौन थे, तो मोहन सिंह थे। और कलचुरियों की जो समाप्ति का षड्यंत्र जो है मोहन सिंह ने ही रचा था। और मराठों को आक्रमण के लिए यदि निमंत्रण, ऐसा कहा जाता है कि इन्होंने मराठों को जो भास्कर पंत है उनको जो है यहाँ आक्रमण करने के लिए मोहन सिंह ने आमंत्रित किया था। इनकी मृत्यु लगभग 1757 ईस्वी में, 23 जनवरी 1757, तो 1757 को याद रखिएगा। और इसी के साथ में जो है कलचुरी वंश का भी समाप्त हो जाता है। इसके बाद भास्कर पंत के बारे में कुछ देख लेते हैं, कुछ प्रमुख तथ्य। मराठों के भोसला शासक जो है रघुजी प्रथम के ये क्या थे, सेनापति थे। भास्कर पंत कौन थे, तो ये रघुजी प्रथम के सेनापति थे। और जब ये बंगाल के लिए विजय अभियान के माध्यम से ये आगे बढ़ रहे थे तो 1741 में क्या है, रास्ते में रतनपुर पड़ा और यहाँ पे जो कलचुरी शासक रघुनाथ सिंह थे उस समय, और उन पर इन्होंने आक्रमण किया और रतनपुर को अपने में मिला लिया। लेकिन रघुनाथ सिंह ने, भास्कर पंत ने संपूर्ण खजाना, भास्कर पंत का मुख्य उद्देश्य था खजाना का लूटना, खजाना लूट करके उस पर 1 लाख रुपया क्या है, जुर्माना लगा दिए। और जुर्माना लगाने के बाद में रतनपुर से जाते वक्त कल्याणगिरी गोसाई को इन्होंने अपना मुख्तियार या मराठा जो है प्रतिनिधि घोषित किया। इसको आपको ध्यान में रखना है। बाद में जो है बंगाल जो अभियान है वहां से वापस आते वक्त भास्कर पंत की मृत्यु जो है मनकुटा नामक स्थान पर किसी ने उसकी हत्या कर दी। इसके बाद कलचुरी प्रशासन के बारे में या कलचुरी शासन व्यवस्था के बारे में कुछ महत्वपूर्ण चीजों को हम जानते हैं। सबसे पहले यह राजतंत्रात्मक था, यानी राजा का जो निर्णय है वो सर्वोपरि माना जाता था। और राजा के लिए सहायता के लिए क्या होते थे, अमात्य जन होते थे। अमात्यों की सहायता, अमात्यों के विचार से या मशवरा करके राजा जो है वो शासन करता था। उसके बाद इनके प्रशासन को देखें तो मंडल, इनका जो है मंडल को वर्तमान राज्य के समान आप मान सकते हैं। और मंडला अधिकारी, इसके जो प्रमुख कहलाते थे वो क्या कहलाते थे, मंडलाधिकारी कहलाते थे, मंडलाधिकारी कहलाते थे। और लगभग 1 लाख गांवों का एक मंडल होता था। 1 लाख जो गांव है उनका एक मंडल होता था। मंडल प्रमुख मंडलाधिकारी कहलाते थे। वैसे ही जो है गढ़ जो है वर्तमान जिलों के हिसाब से इसको जिला मान करके चलिए। गढ़ कैसा होता था, जिला। और इनके जो प्रमुख है वो क्या कहलाता था, इनका प्रमुख कहलाता था गढ़ का, इनका प्रमुख दीवान कहलाता था। और 84 जो गांव है वो एक गढ़ होता था। 84
गांव का एक गढ़ होता था, इसको ध्यान में आपको रखना है। वैसी बरहो वर्तमान तहसील के समान था। और ये जो है 12 जो गांव है, इसका जो प्रमुख अगर देखेंगे तो इनका प्रमुख दाऊ कहलाता था। और ये कितना, जो 12 गांव है वो 12 गांवों का एक समूह जो है वो बरहा कहलाता था। वैसे ग्राम वर्तमान ग्राम के समान होता था। और जो ग्राम के जो प्रमुख होते थे वो गौटिया कहलाते थे। इसको आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद स्थानीय प्रशासन में देखेंगे तो पंचकुल, जैसे हम गांवों में आजकल क्या देखते हैं, एक संस्था हम देखते हैं पंचायत, सेम वैसी उस समय इस पंचायत से मिलती जुलती संस्था पंचकुल थी। पंचकुल में क्या है कि ये जो है सारे जो विवाद है उसका निपटारा यहीं पर किया जाता था। और इनके जो प्रमुख क्या है, सरपंच कहलाते हैं। तो जो पंचकुल के जो प्रमुख है उसको क्या कहते थे, महत्तर बोलते थे। और इनके जो है सदस्य जो है, जैसे अभी पंच बोलते हैं वैसे ही इनके जो प्रमुख होते थे वो महत्तर प्रमुख हो गए सदस्य, ये सदस्य हो गए वो महत्तम कहलाते थे। और महत्तर जो है पंचकुल के प्रमुख को कहते थे। अब वैसी कलचुरी कालीन कुछ अधिकारियों के बारे में देखते हैं। तो महामंत्री क्या हो जाएगा, प्रशासनिक सलाहकार होता था महामंत्री। वो प्रशासन जो कार्य है उसमें राजा को वो भी अमात्यों के साथ में अपनी राय रखता था और सलाह देता था। महाअध्यक्ष, महाधन अध्यक्ष से मिलकर बना है। ये सचिवालय का प्रमुख, भाई इसको मान सकते हैं महाअध्यक्ष। महाप्रतिहार, ये महाप्रतिहार का अर्थ है ये संचार जो विभाग है उसका प्रमुख होता था, इसको याद रखना है आपको। उसके बाद महाप्रमात्री, ये जामाबंदी विभाग का प्रमुख होता था, ये टैक्स के लेन देन का निर्धारण करता था महाप्रमात्री। शोलकिक क से हो जाएगा कर संग्रहण अधिकारी, किक में कर से याद रखिएगा शोलकिक कर। और पूर्व प्रधान, पूर्व मतलब ही होता है नगर, याद रखिएगा पूर्व का अर्थ ही नगर होता है, इसलिए प्रधान मतलब नगर का प्रधान ही होगा उसका। इसके बाद महासंधि विग्रह, तो संधि कहां से, दूसरे देशों से होगा, इसलिए क्या विदेश विभाग के जो प्रमुख जो होंगे या उसको महासंधि विग्रह कहते थे। महाकोटपाल, याद रखिएगा कि कोट का जो शाब्दिक जो अर्थ हो जाता है वो किला होता है। किला या दुर्ग को ही क्या बोलते हैं, कोट कहा जाता है। इसीलिए महाकोट, और पाल का जो अर्थ हो जाता है रक्षक, इसलिए किले के रक्षक को क्या कहते थे, महाकोटपाल कहते थे। और महापुरोहित, तो पुरोहित मतलब जो धार्मिक कार्यों से संबंधित हो, और महा मतलब उनके भी प्रमुख। तो महापुरोहित मतलब क्या हो गया, जो धार्मिक जो विभाग था उनके जो प्रमुख है उनको महापुरोहित कहते हैं। और वैसे ही आएगा धर्मलेखी से याद होगा, धर्म संबंधित कार्य करने वाले, या उसी को एक और शब्द बोलते थे 10 मूली, इसे धर्म से संबंधित जो है कार्य उनको करते थे। इसके बाद महापीलुपति, तो पीलू का अर्थ ही क्या होगा, पीलू का जो अर्थ होगा वो होता है आपका हाथी। पीलू का अर्थ क्या होता है, हाथी। तो महापीलुपति तो क्या हो जाएगा, इसका अधिपति कौन हो जाएगा, हस्ती सेना का प्रमुख हो जाएगा भाई। पीलू मतलब हाथी, हस्ती सेना के प्रमुख महापीलुपति। महाअश्व, महा में क्या है, अश्व जुड़ा हुआ है, और उसका साधनिक, उसको साधने वाला, तो वो क्या हो जाएगा, अश्व सेना का प्रमुख हो जाएगा, अश्व जुड़ा हुआ है उसमें। भट्ट, जब हम पूजा पाठ करते हैं, जब शांति पाठ करते हैं उस समय क्या, ओम स्वाहा भट्ट, तो जो भट्ट है क्या है, किसके लिए, शांति के लिए करते हैं। तो यहाँ भी भट्ट का क्या अर्थ होगा, शांति व्यवस्था का जो प्रमुख है, शांति व्यवस्था बनाने वाला जो है वो कलचुरी काल में भट्ट कहलाता था। उसके बाद युगा, तो युगा क्या है, जो सब्जी मंडी के जो लगाते थे, तो उनकी दुकान लगाते थे, उनसे जो टैक्स लिया जाता था उसको युगा कहते थे। इसके बाद अंतिम में आप देख रहे हैं महाक्षपटलिक, ये राजस्व क्या है, मंडल के मंत्री होते थे। और दंडपासिक मतलब सर्वोच्च पुलिस अधिकारी, मतलब वर्तमान डीजीपी मान लीजिए भाई इसको, सर्वोच्च पुलिस अधिकारी दंडपासिक कहलाता है, वर्तमान डीजीपी के बराबर। और दुष्ट साधक, चोर
पकड़ने वाला, मतलब वर्तमान इसको किसके समकक्ष मान सकते हैं, ठियाई के समकक्ष मान सकते हैं। और दांडिक अर्थात दंड को देने वाला, तो उस समय न्याय जो अधिकारी वही दंड देते थे, इसलिए उनको दांडिक कहा जाता था। आज कलचुरी कालीन आपका समाप्त हो गया। नए वीडियो में हम इतिहास संबंधित नई चीजों को लेकर आएंगे। आज हम यहीं तक देखते हैं। धन्यवाद।